अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके उस प्यार भरे फीडबैक का जो आप मेरे व्हाट्सएप पे लिखते हैं स्टोरीज़ के हवाले से, या हर स्टोरी को सुनने के बाद आपकी क्या कैफियत होती है, क्या एहसासात होते हैं, क्या फीलिंग होती है, जो आप कमेंट्स करके नीचे लिखते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं आपके जज्बात, आपके कमेंट्स, वो एहसासात जो आप पे गुजरे होते हैं, आपने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किए होते हैं या स्टोरी के नीचे लिखे होते हैं, उनको मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। सुनाने को मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं, अपनी ज़ात से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ, अपनी इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ। सिर्फ प्रोग्राम के हद तक नहीं कि राज प्रोग्राम किया तो उसकी कोई कहानी सुना। मेरी ज़िंदगी का जो जनून है वो ऐसी तमाम जगहों पे जाना जो वीरान हैं, जहां पे बसेरा है उस मखलूक का जिसको छुपी हुई मखलूक कहते हैं, जिनको जिन्नात कहते हैं। आज भी मुझे ज़िंदगी मौका दे, इस मसरूफ़ लाइफ से मुझे थोड़ा सा टाइम मिले तो मैं भाग जाऊंगा उस अकेली जगह पे, उस जंगल में, उस वीराने में, उस खंडर में, जहां मैं कई घंटे बैठ के गुजार देता हूं, मेडिटेशन भी करता हूं, आवाज़ों को सुनता हूं, देखने की कोशिश करता हूं, हम कलाम होने की कोशिश करता हूं। लेकिन लोग जब मुझे कहानियाँ भेजते हैं, वो इस उम्मीद से कहानी भेजते हैं, पूछते भी हैं कि हमारी कहानी का नंबर कब आएगा, तो मैं उनको लिखता हूँ जल्दी आपकी कहानी का नंबर आ जाएगा। तो लोगों की कहानियाँ बड़ी हों, छोटी हों, उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हों, तो हर कहानी को शामिल करता हूँ। अपनी कहानियाँ भी साथ साथ इंशाल्लाह आपको सुनाता रहूँगा। आज इन्होंने मुझे कहानी भेजी, 2 लोगों की कहानियाँ हैं जो मैं, छोटी छोटी कहानियाँ थी लेकिन एक सच्चे वाक़यात जो उनकी ज़िंदगी के ऊपर बीते हुए वाक़यात हैं, तो दोनों के वाक़यात आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक कहानी मुझे है मोहम्मद सलीम साहब ने और दूसरी समीर अली, कराची कालाकोट से। मोहम्मद सलीम साहब की कहानी है, ये जो नाम है ये बिल्कुल रियल हैं। लाला आलम, सब उनको लाला लाला कहते थे, असल में उनका नाम था आलम और उनकी बीवी का नाम था बरकते, लेकिन सब उनको अम्मा बरकते कहते थे। और ये कहानी है 4 मजंग रोड की। लाहौर का ये बहुत मशहूर रोड है 4 मजंग। ये उस वक्त की कहानी है जब, आए है मेरे लफ्ज़ों में वही पुराना मोहब्बत भरा दौर आ जाता है, जहाँ मेरा दिल करता है आपको भी लेके जाऊँ, उस दौर में लेके जाऊँ, उस मोहब्बत भरे दौर में लेके जाऊँ जहाँ सुकून ही सुकून था, प्यार ही प्यार था, मोहब्बतें ही मोहब्बतें थीं। शादी किसी की थी, रज़ायाँ, चारपायाँ, खाने पीने का सामान, मेहमान नवाजी कोई और कर रहा था, और इस बात पर नाराज़गी होती थी कि आपके घर में मेहमान आए हैं और आप उनको हमारे घर नहीं लेके आए। इस बात पर नाराज़गियाँ हो जाती थी। मेहमान अल्लाह की तरफ से रहमत समझे जाते थे, और वो इतने खुश हो कि रात को गहरी सुकून की नींद सोते थे वो लोग जिनके घर में मेहमान आया होता था। हमसाए भी इस बात पे खुश होते थे कि मेहमान तो आया है, हमारे घर में भी लेके आए हैं, अल्लाह ने हमें भी मौका दिया है घर में आई रहमत की, यानी उस मेहमान की हमने भी कुछ खिदमत कर ली है। तो सोचिए वो कैसा मोहब्बतों भरा दौर था। 4 मजंग के अंदर वो कहते हैं अंदरून एक बड़ी सी हवेली थी। हवेली से मुराद 2 तरह से हवेलियां होती हैं, एक तो राजा महाराजा अमीर लोगों की हवेली, और एक हवेल उसको कहते थे जहाँ के दरवाज़ा तो बड़ा, गेट तो एक होता था, लेकिन अंदर सब इस तरह आबाद होते थे। खून के रिश्ते तो नहीं होते थे, लेकिन रहते ऐसे थे खून के रिश्तों से भी बढ़ के। छोटे छोटे घर होते थे। जिस जगह की ये सच्ची कहानी है, वहां पे भी एक बड़ा सा इस हवेल का बाहर एक गेट था। अंदर ये एक इतना बड़ा घर था जिसका एक बहुत बड़ा गोलाई के अंदर बना हुआ एक सहन था, और चारों तरफ गोलाई जो थी इसकी सहन के इर्द गिर्द एक एक कमरे के या 2-2 कमरे के घर बने हुए थे। कोई एक कमरा इस तरह का था कि वही सहन जो सबका मुश्तरका सहन था, बहुत बड़ा सहन था। यूं समझिए कि कोई 2-3 कनाल का ये पूरा एक
2 कनाल का कह लीजिए, 2.5 कनाल का एक पूरा गोल सा एक सहन होता था, उसी के अंदर लोग बैठते थे, चारपाइयाँ डालते थे, रातों को सोते थे, रहन सहन खाना पीना उठना बैठना यहीं पे होता था। हैंडपंप भी पूरे इस हवेल के लिए 1 से 2 लगे होते थे, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, वो किसी का नहीं होता था, वो सब घर वालों का होता था। वहीं पे ही बकरियां बंधी होती थी, वहीं पे ही किसी ने कुत्ता पाला हुआ है तो वो भी रात को पूरे घर की रखवाली करता था। जिस घर में 15-20 घर बने हुए थे, घर से मुराद दरवाजा बड़ा गेट तो सबका एक ही था, लेकिन अंदर घर ही घर थे। सहन मुश्तरका एक कमरा बना हुआ था, उस कमरे में दाखिल हों तो उस कमरे के पीछे एक और कमरा होता था। तो इस अंदाज में 2 कमरे बने हुए थे। सामने फ्रंट पे 2 कमरे कम ही किसी के थे, इक्का दुक्का वो कहते हैं घर ऐसे थे जिनके सामने ही 2 कमरे थे, वरना जितने भी कमरे 2-2 थे, कमरे के अंदर कमरा था। इस अंदाज में ये घर बना हुआ था। इस घर के अंदर जितना भी लोग रहते थे, नस्ल दर नस्ल इस तरह रहते आ रहे थे, किसी की कोई बात किसी से छुपी नहीं थी। रात के वो पल जब अंधेरा होता था और सब अपनी चारपाइयों पे सो जाते थे, तो इन लम्हों में ऐसा वक्त होता था जब वो एक दूसरे को देखते नहीं थे, वो सोए हुए होते थे। वरना वो कहते हैं हर वक्त एक दूसरे को देखना, दुआ सलाम करना, एक दूसरे का ख्याल रखना। किसी के घर में कोई बीमार है तो दूसरे उसके घर में रोटी पहुंचाते थे, दवाई लेके आते थे, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था। आज तो किसी की थोड़ी सी प्राइवेसी डिस्टर्ब होते हुए कहते हैं जी हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। जिन लोगों की कहानी है लाला लाला सब उनको पुकारते थे और अम्मा बरकते पुकारते थे, ये दोनों काफ़ी एजेड थे। सो इस छोटी सी हवेल के अंदर जितने भी मकान बने हुए थे, जहाँ पे और भी बुजुर्ग थे, तो वहाँ पे सबसे मोतबर जिनको समझा जाता था लाला आलम को समझा जाता था। उसकी रीज़न ये थी, लाला आलम पढ़े हुए थे। उस वक्त जो शख्स पढ़ा हुआ होता था उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी। लाला आलम भी उन लोगों में से थे जो उन्होंने उस वक्त में 10वीं तक पढ़ा था, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे और इंग्लिश और उर्दू अखबार अक्सर पढ़ते हुए नजर आते। मोहम्मद सलीम कहते हैं हम छोटे थे, लाला आलम का जो घर था उसके बिल्कुल साथ ही हमारा घर था। वो घर मैंने जिस तरह आपको कहा गोलाइयों में तो बना हुआ था, लेकिन कुछ घर ऐसे भी थे जिन्होंने अपने घरों के आगे थोड़ी थोड़ी दीवारें भी की हुई थी कि साथ वाले बिल्कुल भी एक दूसरे को इस तरह ना देख सकें कि कोई सोया है, कुछ भी है। थोड़ी थोड़ी दीवारें भी की हुई थी। सलीम साहब कहते हैं कि मेरे घर की जो दीवार थी वो लाला आलम के घर के बिल्कुल साथ थी। आते जाते हम लाला को सलाम करते, उसकी जेब में टाफियाँ होती, वो हम बच्चों को टाफियाँ निकाल के रखते, अपनी ऐनक को नाक पे इस तरह रखते कि अखबार पढ़ते हुए जब हम उनको सलाम करते तो ऐनक के ऊपर से, ऐनक के अंदर से नहीं, ऐनक के ऊपर से हमें देख के सलाम का जवाब देते और बुलाते, प्यार करते, सर पे हाथ रखते, टाफियाँ दे देते। अम्मा बरकते अल्लाह को प्यारी हो गई, बहुत ही नेक खातून थी, वो भी सबकी अम्मा थी। अम्मा अम्मा कहते तो थे उसको, अम्मा का किरदार भी अदा करती थी, सही माने में मोहब्बतें बांटती थी। एक ऐसा हवेल था, बच्चे शोर कर रहे हैं, खेलते फिर रहे हैं, औरतों की आवाज़ आ रही है, ठक 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 ठक, रोटियां बन रही हैं, वहीं पे बकरी का बच्चा भी मैं किए जा रहा है, इंसान भी बोल रहे हैं, शोर हो रहा है। आज ऐसा शोर सिर्फ शादियों पे गांव में नज़र आता है, वरना उस हवेल के अंदर तो रोज़ ही एक खुशी का समा था, मोहब्बतों का समा था। जो अखबार पढ़ते नज़र आते लोग, अपनी चिट्ठी आती थी तो वो लाला आलम के पास चिट्ठी लेके आते कि ये हमारा ख़त आया है लाला, ये पढ़ के सुनाइए। तो लाला उनको ख़त पढ़ के सुनाते और वो सुनने वाले जब पूरा ख़त सुन लेते तो कहते लाला इसका जवाब भी लिख दीजिए। वो फिर बताते और लाला अपने लफ्ज़ों में उनको ख़त का जवाब भी लिख के देते। कहते वो लिफाफा ले आइए, वो लिफाफा ले आते, लाला उस लिफाफे पे एड्रेस लिखते, उसको बंद करके देते कि जाइए वो जो लेटर बॉक्स है उस दौर का, आज भी कहीं कहीं पे मौजूद है, उसमें डाल के आइए। तो वो उस पर डाल के आते। वक्त इसी तरह गुजर रहा था, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यार भरा वक्त था कि एक दिन मोहम्मद सलीम अपने घर में था कि आवाज़ आई जैसे कोई बहुत भारी भरकम चीज़ गिरी है नीचे।
और ये आवाज़ लाला आलम के घर से आई थी। घर वालों ने कहा क्या हुआ है, क्या गिरा है? कहा देखते हैं, किसी बच्चे को आवाज़ दो, देखो क्या हुआ है लाला के घर में। मोहम्मद सलीम कहते हैं मैं थोड़ी देर तक आ गया और मुझे घर वालों ने कहा जरा चेक करो उधर क्या हुआ, किसी चीज़ के गिरने की बड़ी ज़ोर से आवाज़ आई है। वो कहते हैं मैं भागता हुआ गया तो एक ऐसा मंजर था जो मैंने घर वालों को आके बताया। हुआ ये, लाला आलम बाहर गए हुए थे, अपने घर के अंदर दाखिल हुए। ताला नहीं लगाया जाता था, चोरी चकारी होती नहीं थी, लेकिन कोई बच्चे शरारत ना कर दें, लोहे की जंजीर टाइप बनी होती थी, उसको पकड़ के ऊपर बंद कर देते थे। उन्होंने वो जंजीर सी उतारी, दो, आजकल तो सिंगल दरवाजे आ गए हैं, वो दो दरवाजे होते थे, उनको जैसे ही खोला तो एकदम से जैसे किसी चीज ने उनको धक्का सा दिया, और इतने जोर से उनको धक्का दिया कि वो इतने धड़ाम करके जमीन पे गिरे कि कांपना शुरू हो गए। इतनी जोर से गिरे कि उनको ऐसी चोट लगी कि वो आवाज जो साथ वालों ने सुनी थी, वहीं नूर जहां सामने से गुजर रही थी, वो एक नौजवान शादीशुदा मतलब यंग सी एक औरत थी, उसने बच्चा उठाया हुआ था, उसका बच्चा बहुत रो रहा था। उसी वक्त उसी ने लाला को उड़ के गिरते हुए देख लिया था। लाला इतनी ऊंचाई से, वो कहते हैं इतनी जैसे किसने उनको फेंका हो, बकायदा उड़े हैं और उड़ते हुए 4-5 कदम, किसी को धक्का दिया जाए 1-2 कदम पीछे जाके गिरता है, 4-5 कदम उड़ते हुए आए हैं और धस करके नीचे गिरे हैं। वो भागती हुई लाला के पास आई और बच्चा रो रहा था। लाला लाला क्या हुआ है? तो लाला कहते हैं नूरजहां यहां से ना जाना, ना जाना यहां से। ये 2 लाइन बोली थी उन्होंने, नूरजहां यहां से ना जाना, ना जाना यहां से। तो नूरजहां कहती है लाला क्या हुआ है? कहते हैं वो जो दरवाजा है ना उसके पीछे वो छुपा हुआ है, वो बूढ़ा है, बूढ़ा सा, उसने सफेद धोती बांधी है, सफेद कमीज पहनी है, सफेद पगड़ी पहनी है, वो सफेद सा है, बिल्कुल सफेद, उसकी भवें सफेद, उसकी आंखें सफेद, उसकी पलकें सफेद, उसका चेहरा सफेद, उसकी दाढ़ी सफेद, उसकी मूछें सफेद, उसके कपड़े सफेद, उसकी धोती सफेद। वो पीछे छुपा हुआ है दरवाजे के, उसी ने मुझे धक्का दिया है। तो वो नूरजहां बोली लाला किस तरह की बातें कर रहे हैं, कौन छुपा हुआ है? वो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है, उसने मुझे धक्का दिया है। तो नूरजहां फौरन अंदर चली गई। ना जाना, अंदर ना जाना, नूरजहां अंदर ना जाना। वो फिर भी दरवाजा खोला और उसने अंदर चारों तरफ देखा, दोनों कमरों में देखा, अंदर कोई भी नहीं था। उसने चारपाई के नीचे भी देखा, हर जगह पे देखा, छुपने की जगह ही नहीं थी। लाला के घर में सामान ही क्या था? अम्मा बरकते मर चुकी थी, वो अकेला रहता था, चंद गिनती का उसके पास सामान था, अंदर कोई भी नहीं था। वो बाहर निकली और कहती है लाला अंदर तो कोई भी नहीं है। उसने कहा नूरजहां वो अंदर ही है, मैंने उसको क्लियर देखा, वो छुपा है, यहां से ना जाना। उसने कहा अच्छा मैं इसको छोड़ के आ जाऊं, मेरा बच्चा रोए जा रहा है। वो मुसलसल, उसका बेटा जो उसने गोद में उठाया हुआ था, मुसलसल रोए जा रहा था। उसने कहा अच्छा ठीक है लाला, मैं वापस आ रही हूं, मैं अभी आपके पास ही आती हूं, मैं आपके पास आके बैठती हूं, मैं इसको छोड़ आऊं। और वो मुड़ी कि जल्दी से, वो सामने ही तो घर था, मैं लाला को वापस आके संभालती हूं, बच्चे को छोड़ा हूं, किसी के हवाले कर रहा हूं, रोए जा रहा है। लाला अभी तक जमीन पे गिरे हुए थे। वो चाहती थी सामने बच्चे को भी छोड़ दूं और किसी को आवाज भी दे दूं कि आके लाला को उठाएं। लाला नीचे गिरे हुए हैं और पीछे से लाला की एक आखिरी आवाज जो उसने सुनी उसके कानों ने, वो थी नूरजहां तुम्हें कहा है मुझे ना छोड़ के जाना, मुझे मार देगा वो समझ गई लाला इस वक्त डर गए हैं, वहम का शिकार हो गए हैं, मैं अभी आती हूं। सामने ही तो घर था। वो गई जल्दी से, बच्चा उसने पकड़ाया कि लाला को उसने धक्का दे दिया, 1-2 और को भी कहो, वो भी जल्दी से आए, लाला को उठाएं, लाला नीचे गिरे हुए हैं। तो सब ने कहा अल्लाह खैर करे, आवाज़ें देना शुरू कर दी, फलां उसने उधर, फलां फलां, सबको आवाज़ें देने शुरू कर दी, आ जाओ लाला को इसने गिरा दिया, लाला को उठाओ। तो 2-3 वहाँ पे जो घर में मर्द मौजूद थे वो अपनी जगह से हिले। नूरजहां भी चलती हुई पहुंची, जैसे ही लाला के पास आई, लाला अल्लाह को प्यारा हो चुका था। वो लोग आए और लाला को हिलाया, आंखें बंद थी। लाला, लाला आलम, लाला, लाला। लाला ने आंखें नहीं खोली और जब दिल की धड़कन को चेक किया गया तो वो अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। उन्होंने कहा नूरजहां तो मर गया, क्या हुआ है? नूरजहां ने कहा
सिर्फ इतना सा टाइम गुजरा है कि मैं इस बच्चे को छोड़ के फ़ौरन वापस आ गई हूँ। आखिरी लम्हों में जिस चीज़ को ये कह रहे थे मैंने देखा है, वो सफ़ेद कोई बूढ़ा सा था। वो कहते हैं जब मैंने दरवाज़ा खोला है तो उसने मुझे धक्का दिया और पीछे छुप गया है। मैं भी उसी वक्त गुजर रही थी जिस वक्त लाला को मैंने उड़ते हुए पीछे 3-4 कदम बकायदा उड़ते हुए ऐसे ज़मीन पे गिरते देखा है। और इतनी देर में मोहम्मद सलीम भी पहुंच गया। जब लोग इकट्ठे हो गए तो उसने कहा हमने भी एक धड़म की ज़ोर से आवाज़ सुनी थी, बहुत ज़ोर की आवाज़ थी। घर वाले रोटियां पका रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा बच्चा कोई आ जाए, भेजते हैं कि देखो कौन है, रोटियां ना इधर जल जाएं। तो बाकी लोग भी उसी वक्त अंदर घुसे, फिर कमरों को अच्छी तरीके छान मारा, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। क्या देखा था नूरजहां लाला ने? तो कह रही है बस यही लफ्ज़ थे जो लाला के मुंह से निकल रहे थे कि वो छुपा हुआ है, वो बूढ़ा सा है, सफ़ेद कपड़ों में है, धोती पहने है, सफ़ेद चेहरा है, सफ़ेद दाढ़ी है, और उसने मुझे धक्का दिया है। नूरजहां मुझे छोड़ के ना जाना, वो मुझे मार डालेगा। और मैं अंदर, नूरजहां कहती है, कमरे में झांक के आई थी, अंदर कोई भी नहीं था, छुपने की जगह ही नहीं है। मैंने लाइट जला के देख लिया था, लाइट अब जल रही थी, अंदर कोई भी नहीं था। हो सकता है कोई बूढ़ा होता जिसको लाला ने देखा हो, तो मैं उसको देखने के लिए गई थी, अंदर कोई नहीं था। और आप लोगों ने भी देख लिया है, अंदर कोई नहीं। अगर निकलता बाहर आता तो कोई तो उसको देखता, लेकिन लाला मर चुके थे। तो फिर सवाल ये है, वो बूढ़ा जिसको लाला ने देखा था वो कौन था? ये मैं आपको कहानी के एंड में बताता हूँ। क्या वो मौत का फरिश्ता था, कोई जिन था, या कुछ और लाला का हमजाद? ये मैं आपको कहानी के एंड में बताता हूँ। दूसरी कहानी जो मुझे भेजी है वो है समीर अली ने, कराची से, काला कोट से। वो कहते हैं इस वक्त हम काला कोट में रहते हैं। अभी मेरी उनसे वॉइस मैसेज पे बात हुई है, कह रहे हैं जब मैं आपको कहानी भेज रहा हूँ तो इस वक्त भी मैं बहुत ज़्यादा खौफ महसूस कर रहा हूँ। जिस घर की दरवाजे के अंदर मैं खड़ा हूँ, ये गेट सा है हमारा, उसके बिल्कुल सामने रोड, एक सिंगल रोड है, और उसकी बिल्कुल सामने कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान की दीवार भी है, और ये मसीही भाइयों का कब्रिस्तान है। अभी भी वहाँ बहुत कुछ हो रहा है जो महसूस कर रहा हूँ मैं। लेकिन वो कहानी सुनाते हैं, कहानी उस वक्त की है जब मैं बहुत छोटा सा था। मेरी 2 बहनें और हम 2 भाई थे। मेरा बड़ा भाई, मेरी माँ, मेरा बाप। मार्केट जाने लगे तो मेरी एक बहन जो हमसे बड़ी थी, काफ़ी बड़ी थी, और एक मुझसे बड़ी बहन और सबसे छोटा मैं, हम घर पे थे। ये एक हमारा 2 कमरों का फ्लैट था। फ्लैट इस अंदाज का बना हुआ था कि उसके एक साइड पे काफ़ी, मतलब बहुत छोटा भी नहीं था, काफ़ी दरमियाना सा फ्लैट था, बहुत बड़ा भी नहीं था। किचन भी था, बाथरूम भी बने हुए थे, और 2 कमरे थे, और एक छोटा सा टीवी लॉन्च ही कह लीजिए, बैठने के लिए ड्राइंग रूम कह लीजिए। छोटे से थे हम, बहन बड़ी थी तो अम्मी अबू ने कहा हम मार्केट जा रहे हैं। मेरी बहन से कहा आप बच्चों को संभालना, बस हम गए और जल्दी ही वापस आते हैं। ये वो दौर था कराची के अंदर जब कोई फसादात या कराची के बिगड़े हुए हालात नहीं थे। आज का जैसे कराची है ऐसा नहीं था, बहुत अच्छा कराची था ये, उस वक्त का कराची था रोशनियों का, जिसको शहर कहते थे। अब तो नज़र लग गई कराची को, रोशनियां ही मानद पड़ गई कराची की। या अल्लाह मेरे कराची को फिर से रोशनियों का शहर बना दे। अम्मी अबू बाहर चले गए भाई के साथ, मैं, मेरी बहन और बड़ी बहन हम बैठे वहीं टीवी लॉन्च में ही खेल रहे थे। मैं और मेरी बहन आपस में खेल रहे थे, मेरी बहन बैठी टीवी देख रही थी। एक रात का टाइम था, उन दिनों भी बिजली जाती थी। लोड शेडिंग का सिलसिला पाकिस्तान में, इसका मतलब है इतना ही पुराना है, उस वक्त भी बिजली जाती थी। हमारे वालिदैन जैसे ही बाहर चले गए तो थोड़ी देर के बाद लाइट चली गई। जैसे ही लाइट गई तो मेरी बहन उठी, उसने मोमबत्ती सी जला दी उसी जगह पे जहां पे हम दोनों बैठे खेल रहे थे, ताकि अंधेरे में हम
डर ना जाएं। मैं और मेरी बहन बैठे खेल ही रहे थे कि हमने एक आवाज़ सुनी, जैसे कोई हील पहने, लड़कियां जो हील पहनती हैं, जूती के नीचे एक लंबी सी हील होती है, जब उस हील के साथ लड़की चलती है तो बाकायदा टक 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 की एक क्लियर सी आवाज़ आती है। ऐसी हील से चलने की एक क्लियर आवाज़ आई जो कमरे से आ रही थी। एकदम मुझसे जो बड़ी बहन जो मेरे साथ बैठी खेल रही थी, उसने कमरे की तरफ देखा तो मैं भी कमरे की तरफ देखना शुरू हो गया कि कमरे में कौन चल रहा है जो हील चलने की आवाज़ आ रही है। तो हमारी बड़ी बहन भी उस तरफ देखना शुरू हो गई कि ये कमरे से हील की आवाज़ कैसी आ रही है। हम उस आवाज़ का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वाकई ये आवाज़ अंदर कमरे से ही आ रही है या साथ वाले किसी फ्लैट से आ रही है। हम उसी आवाज़ का ताक़ुब ही कर रहे थे, कानों से उसको सुनने की कोशिश ही कर रहे थे कि हमने उसी वक्त सुना कि वो आवाज़ जो दूर कमरे से महसूस हो रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसा महसूस हुआ जैसे वो आवाज़ टक 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 चलती चलती बिल्कुल कमरे से बाहर आके आवाज़ रुक सी गई है। अब यूँ महसूस हो रहा था वो जो सामने कमरे का दरवाज़ा है वहाँ पे वो आवाज़ रुक सी गई है। हम दोनों बच्चे जो अभी तक हैरान थे कि ये क्या मंजर है, ये किस तरह की आवाज़ है। बड़ी बहन उस वक्त भी बड़ी थी, अक्लमंद थी, हम छोटे थे, बच्चे थे, वो भी उसी तरफ देखी जा रही थी कि दोबारा से वो आवाज़ चलना शुरू हुई और इस अंदाज में वो जूती की रात के उस पहर जहाँ पे सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही है और मोमबत्ती सिर्फ उसी जगह पे रोशनी फैला रही है जहाँ हम 3 लोग बैठे हैं। अंदर दोनों कमरे अंधेरे में डूबे हुए हैं कि वो आवाज़ हमने फिर से सुनी, वो टक 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 चलती हुई, बिल्कुल इस अंदाज में लगा कि वो जो भी आवाज़ थी वो चलती हुई बिल्कुल हमारे करीब आके रुक गई है। हम किसी भी चीज़ को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन एक हमने क्लियर आवाज़ सुन ली थी जो टक टक की आवाज़ थी जो चलते हुए हमारे बिल्कुल करीब आ गई थी। और हम दोनों भाई अजीब से हो गए कि ये क्या है, किस चीज़ की आवाज़ है। तो उसी लम्हे अभी तक हमारी जो बड़ी बहन भी थी वो भी साकित सी बैठी हुई थी, वो भी शायद अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या आया वो जो सोच रही है वो सच है, वहम है या कुछ खौफनाक सा। मैं थोड़ा सा डर के ऐसे पीछे हुआ तो मेरी बहन जो मेरे सामने बैठी हुई थी वो थोड़ी सी पीछे हुई। इस अंदाज में हम खुद ब खुद डर की वजह से, ये समझिए बच्चे थे, नादान थे, हमने रास्ता छोड़ दिया कि शायद किसी ने यहाँ से गुजरना है। वो टक टक हमारे करीब रुक गई है और जैसे हम आगे पीछे हुए तो वो टक टक वाकई ऐसे महसूस हुई जैसे हमारे बीच में कोई चलता हुआ देख हम किसी को भी नहीं पा रहे थे, वो चलती हुई वहाँ से चली गई हो। वो आवाज़ जिसको हम सुन रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, टक 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 ऐसे चलती हुई वहाँ से गुजर गई। तो हम एकदम से दोनों हैरान हुए कि क्या है। बड़ी बहन की फीलिंग क्या थी, वो क्या सोच रही थी, हमें नहीं पता। हम दोनों बहन भाई बहुत अजीब से सोच रहे थे कि उसी लम्हे किचन के अंदर से एक प्लेट खुद ब खुद धड़म करके नीचे गिरी। तो उसी वक्त हम दोनों का झटका निकल गया और हम डर गए। जैसे ही डरे हैं तो हमारी बड़ी बहन ने फौरन अपने ऐसे बाजू खोले हैं जैसे इशारा करियो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें गोद में ले लूं, तुम डर रही हो। और ऐसे ही हुआ, हम दोनों उठे अपनी अपनी जगह से और बहन के पास गए, उसको चिपक गए। उसने हमें ऐसे गले लगा दिया और जैसे ही हम अपनी बहन के गले लगे तो बाकायदा तौर पे किचन में बर्तन, जो एक प्लेट गिरी थी जिसके गिरने से इतना कोई भी बर्तन गिरता है ना तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता हिलते 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 आहिस्ता 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 आवाज़ रुक सी जाती है। तो वो एक प्लेट जो गिरी थी वो उसके गिरने से जो आवाज़ अभी तक हिल रही थी, हम जब अपनी बहन की आगोश में चले गए, उसने हमें अपनी बाहों में छुपा लिया। तो उसी लम्हे एक प्लेट बाकायदा तौर पे जो नीचे गिरी थी उसी जगह से उड़ती हुई हमारे सरों के ऊपर से इस अंदाज में गई कि अब कोई शकूको शुबहात, कोई वहम, कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई थी। प्लेट खुद ब खुद उड़ते हुए जब इस तरह गई तो अब कोई चांस नहीं था कि वाकई कुछ था जिसने प्लेट को फेंका था और प्लेट उड़ती हुई गई थी। उसी लम्हे जैसे ही प्लेट उड़ती हुई गई, हमारी तो बुरी हालत वैसे ही थी, हम चुपके हुए थे अपनी बहन के साथ। बहन तो ये मंजर हमारा देख रही थी कि दोबारा कमरे के अंदर से इस
तरह की आवाज़ आई जैसे कोई पायल की छन छन हो और कोई कमरे के अंदर चल रहा हो, और एक नहीं दो लोग हों, दो पायल्स हों जो चलने की वजह से उनकी आवाज़ पैदा हो रही हो। जब ये आवाज़ दूसरे कमरे से, पहले कमरे से वो टक टक करती हुई जूती गुजरी थी, दूसरे कमरे से जब वो पायल की इस तरह की क्लियर आवाज़ आनी शुरू हो गई, तो अभी तक जो हम तो इसलिए थोड़े खौफजदा तो थे, डरे हुए थे, बहन की आगोश में थे, लेकिन बहन अभी तक कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि प्लेट उड़ती हुई गई, प्लेट गिरी, कोई बीच में से गुजर के गया, अब छन छन की आ रही है। तो वहीं कहते हैं उनका वो एक स्विच होता था बारीक पिन वाला, बहुत से लोगों को याद होगा, चार्जर की पिनें अब तो बिल्कुल अब सी पोर्ट आ गई है और एंड्रॉयड पिन लगती है आगे से या सी पोर्ट होती है। पहले जो चार्जर आते थे बारीक पिन वाला और मोटी पिन वाले चार्जर होते थे। नोकिया का दौर था, ज़्यादातर नोकिया के मोबाइल चलते थे तो बारीक पिन वाला या मोटी पिन वाला चार्जर होता था। अब सी पोर्ट है और या एंड्रॉयड है या आईफोन की पिन लगती है। तो वो कह रहे हैं जिस जगह पे हम बैठे हुए थे बिल्कुल बैक साइड पे सिस्टर का मोबाइल का चार्जर लगा हुआ था बारीक पिन वाला स्विच के अंदर। जब हम उस आवाज़ की तरफ मुतवज्जो थे जो कमरे से पायल की छन छन की आवाज़ आ रही थी, तो उसी वक्त वो किसी ने इतने ज़ोर से उस चार्जर को खींचा या उठा के फेंका कि बाकायदा इस तरह उड़ता हुआ हमारे करीब से गया है कि उसकी तार हमें टच होती हुई गई है। इतने ज़ोर से फेंका गया है कि चार्जर उड़ता हुआ गया है और बाकायदा वो इतना मजबूत वो जो चार्जर था वो टुकड़े टुकड़े हो गया है, यानी खुल गया है, टूट सा गया है। उसी लम्हे हमारी बहन ने हम दोनों को पकड़ा और कहती चलो 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 मेरे साथ बाहर निकलो। वो चार्जर पीछे से किसी ने खींचा है या निकाल के फेंका है, वो कहते हैं हमने नहीं देखा। इतना याद है कि वो चार्जर स्विच के अंदर लगा हुआ था और उसकी तार पड़ी हुई थी, लेकिन जिस वक्त वो उड़ता हुआ गया है तो चार्जर का सिरा आगे जा रहा था, उसकी तार हमें लगती हुई इतनी जोर से, इतनी स्पीड से वो गया है और इतना जोर से उसको फेंका गया है, अनबिलीवेबल। आज भी यकीन नहीं आता कि कोई इतनी जोर से, इतना तेजी से भी किसी चीज को फेंक सकता है कि वो टुकड़े हो गया। फौरन हमारी बहन ने हमें कहा उठो। वो मोमबत्ती जी थी, उसने फौरन उठा ली कि कहीं घर खाली करने लगे थे हम लोग कि कहीं आग न लग जाए। उसने फौरन मोमबत्ती उठा ली, हम दोनों बहन भाइयों को पकड़ा और बाहर आ गई। उसने फौरी तौर पे मोमबत्ती बुझा के वहीं फेंक दी और हम दोनों को लेके जो साथ वाला मालिक, उस फ्लैट का जो मालिक था, उनका घर था, हमें वहां लेके पहुंचे। वो हमें देख के परेशान हो गए, क्या हुआ? हम लोग बहुत घबराए हुए थे और हमने उन्हें बताया कि अंदर इस तरह के मामलात हुए। तो वो भी हैरान हो गए कि इससे पहले तो आज तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। वो मालिक थे, साथ ही रहते थे और उन्होंने कहा आपसे पहले भी बहुत सारे लोग आए लेकिन कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की, ये कैसे आप बता रहे हैं? उन्हें कहा चलो हम हमारा आपके साथ चलते हैं। तो मेरी बहन ने कहा नहीं, हमने नहीं जाना, प्लीज़ आप हमारे अम्मी अब्बू को फ़ोन कर दें। तो उन्होंने मोबाइल पर उनको कॉल की, बात करवाई बड़ी बहन से। तो उसने कहा जल्दी से घर आइए, घर में अजीब सी हरकतें हो रही हैं। तो वो जहाँ पे भी थे, जब उनको पता लगा कि बच्चे इस तरह डर गए हैं, घर में कुछ तरह का मामला हुआ है, तो वो कहते हैं वो भागते हुए वहीं आ गए। फिर उसके बाद मालिक मकान भी अंदर आए, लाइट जब आ गई, सबने देखा तो वाकई एक प्लेट उड़ती हुई वो दूर जाके पड़ी हुई थी, एक प्लेट नीचे भी गिरी हुई थी और वो जो चार्जर था वो हमने देखा था वो टुकड़े होके खुला पड़ा था। उसके अंदर से जो भी पुर्जे लगे होते हैं वो बिखरे पड़े थे और वो चार्जर के टुकड़े उठाते हुए सब हैरान थे, मालिक मकान भी, कि इतनी जोर से इसको मारा गया है, इसको तो कोई हथौड़ा मारा जाए तो इस तरह टूट सकता है, ये कैसे टूटा है? तो सिस्टर ने बताया कि इतनी जोर से उड़ता हुआ गया है कि ये टुकड़े टुकड़े हो गया है। और ये जो प्लेट उड़ती हुई गई है ये इस जगह से गई है, स्टील की प्लेट उड़ती हुई वहां जाके इतनी जोर दूर जाके गिरी है और ये जो नीचे पड़ी हुई है हमने सुना है। और बताया कैसे कोई हील वाली जूती इस तरह चलती हुई गई है और इस कमरे में बाकायदा पाजेब की छन छन की आवाज़ें आती रही थी। और हम दोनों भाइयों ने भी, बहन भाइयों ने उनको बताया कि हमने भी सुना है, प्लेट हमने भी उड़ती हुई देखी है। सिर्फ बड़ी बहन ने, ये सारा मंजर हमारी आंखों के सामने भी हुआ है। फिर उसके कुछ अरसे बाद हमने वो मकान छोड़ दिया। वालिद ने यही मकान, अभी जहां मैं खड़ा आपको वॉइस मैसेज कर रहा हूं, समीर अली कहते हैं, ये मकान हमने ले लिया। उसके बाद उस घर में क्या हुआ, क्या होता रहा, हमें नहीं पता लगा। वक्त गुजरता रहा, कुछ भी नहीं हुआ।
लेकिन अब कुछ अरसे से इस घर के अंदर भी मामलात इस तरह के शुरू हो गए हैं। पहला मामला उस वक्त हुआ जब मैं डरा तो नहीं, लेकिन वो क्लियर मेरी आंखों ने देख लिया था। मैं फ्रिज से पानी पीने के लिए गया, मैंने पानी की बोतल निकाली, गिलास में डाली, मैं खड़ा पानी पी रहा था। ओपन हमारे घर के अंदर किचन बना हुआ है, काफी बड़ा सा घर है। जैसे ही मैं पानी पी के मुड़ने लगा हूं तो मेरे बिल्कुल बैक साइड पे चूल्हा रखा हुआ था, जो वो चूल्हे जिनके अंदर से आप वॉल को घुमाते हैं तो उसके अंदर से स्पार्क निकलता है और वो स्पार्क गैस को आग लगा देता है। अक्सर घरों में ये होगा, इन घरों में नहीं होती तो मैं इस तरह की चीज़ें थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन भी कर लेता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं जी तो पता है सबको, लेकिन किसी को नहीं भी पता होता। तो चूल्हे यहाँ पे इस तरह के हैं कि आप उनको जैसे ही खोलते हैं टक 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 की आवाज़ आती है और उसमें खुद ब खुद आग लग जाती है। वो जो घुमा रहे होते हैं उस वॉल को, तो उसमें से स्पार्क निकल रहा होता है। वो खुद ब खुद कभी भी चल नहीं सकता जब तक उसको आप पुश करके जोर लगा के घुमाएंगे नहीं, खुद ब खुद नहीं चलता। तो कहते मैंने जैसे फ्रिज बंद किया और मुड़ने ही लगाऊं तो मैंने देखा कि टक 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 की आवाज़ आई और मैंने जैसे ही गर्दन साइड पे मोड़ी है तो मेरी आंखों के सामने ढज आग लग गई है। चूल्हा जल गया था। उसको बकायदा नॉब को किसी ने घुमाया था और उसके घुमाने से टक 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 की आवाज़ जो मैंने सुनी थी, और जैसे ही वो टक टक की आवाज़ सुनी और मैंने घूम के देखा तो उसी लम्हे वो आग भी लग गई थी, वो चूल्हा जल गया। मैं कुछ सेकंड खड़ा होकर उस चूल्हे को देखता रहा। मैं डरा नहीं, लेकिन ये एहसास ज़रूर हो गया था चूल्हा खुद ब खुद जलाया गया है, आग लग चुकी थी। तो मैं आगे बढ़ा और मैंने उस चूल्हे को बंद कर दिया, ये चेक करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं लूज़ है। लेकिन मैंने देखा तो वो तो उसकी वॉल जो था अच्छा खासा टाइट था। बंद करते हुए भी मुझे अंदाज़ा हुआ कि अच्छा खासा टाइट है ये, और ये पुश करना पड़ता है थोड़ा सा, ऐसे डायरेक्ट नहीं घूमता, थोड़ा सा पुश करके करना पड़ता है। खुद ब खुद ये हो ही नहीं सकता था। इसको जलाया गया था उस वक्त जिस वक्त मैं पास खड़ा था, और मैंने बंद कर दिया और मैं रूम में गया सिस्टर के पास। मैंने उसे कहा पता है बाहर क्या हुआ है? उसने कहा हाँ क्या हुआ है? मैंने कहा ऐसे खुद ब खुद चूल्हा जला है। कहती है उसका वॉल इस तरह खुद ब खुद नहीं हो सकता, लूज होगा, ये होगा वो होगा। मैंने कहा आओ मेरे साथ आके देखो। सिस्टर ने भी आगे जलाने की कोशिश की तो कहा नहीं ये खुद ब खुद नहीं हो सकता, इसका मतलब है ये जला है। मैंने कहा हाँ, लेकिन मेरी सिस्टर भी अब बड़ी हो चुकी थी, डरी वो भी नहीं, डरा मैं भी नहीं। लेकिन ये पहला वाकया था जो इस घर के अंदर हुआ। वाकयात थमे नहीं, वाकयात और भी इस घर के अंदर बहुत ज़्यादा हुए, लेकिन उस घर में जो हमारे साथ वाकयात हुए थे उस तरह के वाकयात तो नहीं हुए, लेकिन हल्के फुल्के वाकयात होते हैं। लेकिन जब हम छत पे चढ़ जाते हैं और सामने कब्रिस्तान की तरफ मुतवज्जो होते हैं तो उस वक्त हमें महसूस होता है जैसे जो कुछ भी हमारे घर में हल्का फुल्का होता है, किसी आवाज़ का आ जाना, किसी चीज़ का गिर जाना, इस तरह महसूस होना किसी ने फ्रिज खोला है और फ्रिज को बंद किया है। जाके देखते हैं तो कोई भी नहीं होता। लाइट कभी खुद ब खुद ऑन हो जाती है, खुद ब खुद ऑफ हो जाती है। हम कभी समझते हैं वहम है, शायद खुद ख़राब है, खुद ब खुद जल गई होगी, बंद हो गई होगी। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात होते हैं। लेकिन जब हम छत पे चढ़ के खड़े होते हैं और सामने कब्रिस्तान की तरफ देखते हैं तब हमें अंदाज़ा होता है कि नहीं, जो कुछ भी हमारे घर में हो रहा है वो मखलूक इस घर के अंदर बसेरा नहीं रखती, वो सामने उस कब्रिस्तान में बसेरा रखती है, और वहाँ से उस मखलूक का इस घर के अंदर आना जाना है, जिसकी वजह से इस तरह के कभी कभी, रोज़ाना नहीं, बहुत लंबे टाइम बाद कभी कभी कोई ना कोई इस तरह का हल्का फुल्का वाक़या अब भी हो जाता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि सामने से कोई मखलूक अंदर आई है। तो हम फिर फ़ौरन पढ़ाई कर लेते हैं और पढ़ के घर पे भी दम कर देते हैं और अपने ऊपर भी फूंक मार लेते हैं। जिस तरह आपने पढ़ाई करने के लिए सिखाते हैं, बताते हैं, तो वही हम चीज़ें पढ़ के घर के फूंक मार देते हैं। लेकिन कभी कोई बहुत बड़ा वाक़या नहीं हुआ, कभी कोई बहुत ज़्यादा डराने की कोशिश नहीं की, हल्की फुल्की इस तरह की, जैसे महसूस होता है किसी ने देखा नहीं, कोई ऐसे गुजर के गया है, लेकिन वहम भी हो सकता है, लेकिन कोई गुजरा भी होता है। वालदा के साथ वो कहते हैं बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जो बहुत ही खौफनाक हैं। उन्होंने मुझे कहा अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको रिकॉर्ड करके भेजना चाहता हूँ। मैंने कहा जी ज़रूर, आप मुझे वो भी सारे वाक़यात भेजिए, इंशाल्लाह उसको भी मैं कहानी का हिस्सा बनाऊंगा। और कहते हैं अभी भी मैं दरवाजे के बाहर इसलिए आगे खड़ा हुआ हूँ कि अभी भी वो जो सामने कब्रिस्तान है जिसकी छोटी सी दीवार है, अभी भी उसके अंदर ऐसे महसूस हो रहा है, अभी भी जो अक्सर नज़र आते हैं वहाँ पे कोई रोशनी है, किसी ने दिया जलाया हुआ है, जबकि वहाँ पे कोई दिया नहीं जलाता।
नीचे से कोई रोशनी निकल रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, अक्सर जो महसूस होती है, या इस तरह महसूस होता है जैसे कोई ब्लैक शैडो हैं, क्लियर नहीं, ऐसे हल्के फुल्के से आगे मूव हो रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। जब हम छत पे जाते हैं तो इस तरह महसूस सा होता है, खुल के हमें कभी महसूस नहीं हुआ। तो आप मुझे अपनी वालदा की कहानी सेंड कीजिए, इंशाल्लाह उसको भी मैं प्रोग्राम कैसे बनाऊंगा, क्योंकि ये आप लोगों की ये कहानियाँ होते हैं, आपके साथ ज़िंदगी में ये वाक़यात हुए होते हैं, तो मैं इनको इग्नोर नहीं कर सकता। आप घर में बैठे हैं, चार्जर उड़ता हुआ जा रहा है, प्लेट उड़ती हुई जा रही है, फ्रिज खुल रहा है, चन चन की आवाज़ आ रही है, टक 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 जूती के साथ कोई चलता हुआ जा रहा है। जिसके ऊपर बीती है उसको पता है उसके कितना खौफ आया है और उसको कितना डर लगा है। तो जब ज़िंदगी में इस तरह के सच्चे वाक़यात आपके साथ होते हैं तो मैं मजबूर होता हूँ उसको भी कहानी का हिस्सा बनाऊँ। इग्नोर भी कर सकता हूँ कि आगे एक और कहानी सुना दूँ, लेकिन क्योंकि ये लोगों के साथ हुए हुए सच्चे वाक़यात हैं तो इसलिए मैं सुना देता हूँ। मैंने शुरू में कहा था लाला आलम ने एक बुज़ुर्ग को देखा था जिसने उसको धक्का दिया था। वो जिन था, फरिश्ता था, या कोई और भयानक रूप उसका हमजाद। इंसान को मरने से पहले फरिश्ता नजर नहीं आ सकता। अगर उसको आता है तो इंसान को इतनी मोहलत नहीं दी जाती कि वो बता सके कि मुझे फरिश्ता लेने के लिए आया है या मारने के लिए आया है। उस लम्हे उसके साथ जो कुछ भी हुआ था, वो कोई जिन था, कोई रूप धारे हुए कोई शैतान था जिसने उसको देखा था और उसको बयान भी करने का मौका मिल गया था। मौत जब इंसान को लेने के लिए आती है, अगर आप उसको देख भी लें, जो आया है मौत का फरिश्ता रूह कब्ज़ करने के लिए, आपकी रूह को निकालने के लिए, तो इतना मोहलत नहीं देता कि आप किसी को बुला के बता सकें कि वो आया खड़ा है, मुझे लेने के लिए आया है। नहीं, बहुत सारे लोग मरने से पहले इस तरह देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं मेरा फलाना मुझे प्यारा बुलाने के लिए आ गया है, मेरा वक्त आ गया है। वो देखो वो अम्मा आई खड़ी है, मुझे लेने के लिए आ गई है। वो देखो अब्बा आ गया, मुझे लेने के लिए आ गया। वो देखो वो भाई आ गया, मुझे लेने के लिए आ गया है। अम्मा अब्बा भाई जिनका वो नाम ले रहे होते हैं वो ऑलरेडी मर चुके होते हैं। तो क्योंकि वो मर चुके होते हैं तो वो मरने से पहले जब ये बताते हैं ना, देखो अम्मा आ गई है मुझे लेने के लिए, तो घर वाले रोना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब वो आ गए हैं इसको लेने के लिए। मरने से पहले इंसान को नजर आ रहा होता है तो इसलिए वो बता रहा होता है कि अम्मा लेने के लिए आ गई, इसका मतलब इसका वक्त आ गया है। असल में वो अम्मा नहीं होती, अब्बा भाई नहीं होता। इंसान का ब्रेन, इंसान का दिमाग तखय्युल, ख्यालात, तखय्युलाती पैदा कर रहा होता है। इंसान को, माइंड को पता लग गया होता है, वो सो चुका होता है, अपने आसाब जो उसके होते हैं वो ढीले छोड़ देता है। उसको पता लग जाता है मेरा कुव्वत बर्दाश्त, कुव्वत मुदाफ़ियत, मेरी बॉडी टेम्परेचर, मेरा माहौल, मेरा माइंड सब एंड हो चुका है, मैं नहीं बचूंगा। तो उसका दिमाग, उसका ब्रेन उसको वो बना बना के दिखा रहा होता है, हकीकत में नहीं आते। माँ बाप बहन भैया मुर्दे, वो खून के रिश्ते जो मर के जा चुके हैं, ऐसा नहीं है कि वो सामने लेने के लिए आते हैं, नहीं आते। ऐसा इंसान मरने से पहले इस तरह की जितनी भी बातें कर रहा होता है वो खौफ से कर रहा होता है कि उसके ब्रेन को, उसके दिमाग को ये पता लग चुका होता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। और वो ये गिरदान कर रहा होता है दिमाग, अब मेरा वक्त आ गया, मैं मरने वाला हूँ, मेरा वक्त आ गया, मैं मरने वाला हूँ। वो इर्द गिर्द खौफ की वजह से ऐसा ढूंढ रहा होता है, तो दिमाग खौफ में उसको वो खाके बना के दिखा देता है कि वो आ गया, वो आ गया। असल में होता क्या है, सुना होता है किसी से, मरने से पहले वो लेने आए थे, वो बाबा मरा था, अम्मा मरी थी, फलाना मरा था, वो भी यही कह रहा था। तो उस वक्त खौफ में दिमाग ये उसको खाका बना के दिखा रहा होता है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। ना ही मौत का फरिश्ता इतनी मोहलत देता है कि आप बता सके मुझे फरिश्ता मारने के लिए आया। लाला आलम ने जो देखा था वो हमजाद नहीं था, वो जिन था या कोई शैतान था जिसने उसको धक्का दिया था। उससे ज़िंदगी में क्या हुआ था, क्या नेक अमल हुआ था, क्या बुरा अमल हुआ था, क्या उसके साथ ज़िंदगी में हुआ था, वो वही जानता है, या अल्लाह की ज़ात। लेकिन उस लम्हे उसने जिसको देखा था वो एक रूप धारे हुए जिन था। उस जिन ने उसको धक्का दिया था। वो हमजाद भी नहीं था, मौत का फरिश्ता भी नहीं था। वो एक बुजुर्ग का रूप धारे खड़ा था, उड़ता हुआ, क्योंकि उसको नूर जहां ने भी देखा था, इसलिए उसको वहम नहीं कह सकते कि उसका वहम था। नूर जहां ने ये गवाही दी थी, हाँ मैंने उसको जिस तरह उड़ते हुए देखा था, 3-4 कदम उड़ता हुआ पीछे आके गिरा। इंसान इस तरह खुद से छलांग भी पीछे मारे तो 1 कदम पीछे जाके, अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 कदम पीछे जाके गिरेगा। वो कहती है वो बकायदा ये उड़ता हुआ आया था पीछे की तरफ। पीछे की तरफ आप उड़ते हुए नहीं आ सकते, तो उसको धक्का तो पड़ा था। अब वो जो बता रहा था, हुलिया सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद पगड़ी और वो सफ़ेद बूढ़ा सा, वो उसी ने ही देखा था, नूर जहां ने नहीं देखा था। लेकिन
उसी के धक्के की वजह से वो ये नूरजहां को आखिरी दफ़ा ये जो लफ्ज़ कह रहा था, तुम जाना नहीं नूरजहां वरना वो मुझे मार देगा, ये एक सबसे खौफनाक जुमला है। उसको ये पता लग गया था वो जो भी है जिसने मुझे धक्का दिया है, अगर ये चली गई तो अभी वो यहीं है, मुझे मार देगा। वो फरिश्ता नहीं था, वो कोई जिन ही था जिसने उसको मार दिया था। रीज़न क्या थी मारने की, ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, ये नहीं पता लग सकता। बहरहाल ये कहानी थी मोहम्मद सलीम साहब की और समीर अली की, जिन्होंने दोनों ने मुझे भेजी, लाल आलम की कहानी और उनके घर की कहानी। समीर अली, आपके घर की जितनी भी बाकी कहानियाँ, लेकिन अभी भी मैंने आपको वॉइस मैसेज इसलिए किया था समीर अली, तरतीब सही रखिएगा, एक ही वॉइस मैसेज में करें। आपने पहले भी 4-5 मैसेज किए हैं, पहला कौन सा है दूसरा कौन सा मुझे समझ नहीं आ रही थी। अगर आप दोबारा मुझे कहानी ना भेजते तो अभी मैं आपकी कहानी भी शामिल ना करता। अब आपने जब मुझे कहानी भेजनी अपनी वालदा की, जिनको आप कह रहे थे जिनाद उठा के लेके गए थे और शादी का वो सारा आप बता रहे थे, बड़ी खौफनाक कहानी है, उसको एक ही वॉइस मैसेज में आपने रिकॉर्ड करना है, चाहे वो 10 मिनट का रिकॉर्ड हो, 20 मिनट का हो, एक ही लंबा वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करना है, ज़्यादा नहीं, और मुझे सेंड करें। इंशाल्लाह मैंने आपकी कहानी को प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। आप लोग भी अपने मुझे मैसेज कीजिए जी। फजर के टाइम आजकल अमूमन टाइम इस तरह मिल रहा है, कल भी जो मैंने स्टोरी रिकॉर्ड की थी फजर की अजानें शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने जल्दी से खुदाफिज कर दिया। बस मैंने भी अब नमाज़ पढ़नी है फजर की, और आजकल इसी तरह का ही है कि बस अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आप भी अपनी मुझे कहानियाँ भेजिए, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजिए, लिख के भेजिए, लेकिन आखिरी लफ्ज़ एंड में STORY स्टोरी या OCS ज़रूर लिखिएगा। OCS लिख दें या स्टोरी लाजमी लिख दें, क्योंकि जब मैं मैसेज देखना शुरू करता हूँ बेइंतहा मैसेज होते हैं, जहाँ पे भी लफ्ज़ स्टोरी या OCS लिखा होता है सबसे पहले मैं उसको खोलता हूँ और उसको नंबर दे के महफूज कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। और अगर इसने फेक लिखा होता है स्टोरी और आगे अपना मसला लिखा होता है, उसको तो मैं वैसे ही जवाब नहीं देता। और इसको भेजना है, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है +92, पाकिस्तान का कोड है 009313665550। मैं रिपीट कर देता हूँ 00923136655500। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।